फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ में हम प्रिएम्बल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन भी करने वाले हैं ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए आप आसानी से हल कर सकें। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली उन परीक्षार्थियों के लिए दोस्तों जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और एसएससी सीजीएल का पेपर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। और फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों, हमारी जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का एक अंग है। हमारे संविधान में प्रस्तावना संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है और लगभग 470 अनुच्छेद हैं। उसके साथ साथ भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। सो फ्रेंड्स, संविधान की जो प्रस्तावना है यानी प्रिएम्बल है या फिर कई बार इसको संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। दोस्तों, यह हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, संविधान का सार है। यदि आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें आप संविधान का सार, आपको संविधान का सारांश मिल जाएगा। दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है भारत के संविधान का। दोस्तों, भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही भारत की प्रकृति के बारे में उल्लेख है, भारत में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, भारत में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने वाला, इन सब का दृढ़ संकल्प किया गया है। उसके साथ साथ जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया है उसका तारीख लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। तो यह हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिएम्बल से संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। साथ में प्रत्येक शब्द का मैं आपको विश्लेषण भी बताऊंगा। शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है? इंट्रोडक्टरी जो हमारा संविधान का पार्ट है वह है दोस्तों कौन सा? प्रस्तावना। कई बार अंग्रेजी में लिखा होता है दोस्तों एग्जाम्स में प्रिएम्बल, आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रस्तावना, उद्देशिका या फिर प्रिएम्बल, इन तीनों ही नाम से आप प्रस्तावना को ही समझिए। तो हमारे संविधान का परिचय पत्र है संविधान की प्रस्तावना। जैसे ही आप भारत के संविधान को खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना मिलेगा। जैसे आप किसी बुक को पढ़ने के पहले खोलते हैं तो उसमें पृष्ठभूमि मिलती है, उसी प्रकार हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश, विश्व का पहला देश था फ्रेंड्स अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने अपने संविधान में किसको? प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल जैसे भाग को जोड़ा था।
दोस्तों प्रियम्बल के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना किसको कहते हैं? संविधान की परिचय या फिर भूमिका को। प्रस्तावना में ही दोस्तों संविधान का सार होता है। कंप्लीट आपको जो सार है वह भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही मिल जाएगा। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ जो A.N. पाल्कीवाला थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो दोस्तों प्रस्तावना को। और सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया था। यह भी क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना को अपनाने वाला विश्व का पहला देश जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया था तो वह था अमेरिका। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान सभा ने सबसे अंत में अपनाया था। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए। इस संविधान सभा के अंदर ही एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति का मुख्य कार्य यही था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने दोस्तों विश्व के अनेक देशों के संविधानों को अध्ययन किया। उसके पश्चात जो उपयुक्त हो सकता था उनको अपने संविधान में शामिल किया गया। और प्रत्येक जो भी महत्वपूर्ण तत्व हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं उनमें दोस्तों लगातार संविधान सभा में बहस हुई है। और इसी संविधान सभा में सबसे अंत में प्रस्तावना में बहस हुई और उसको भारत के संविधान में शामिल किया गया। इसका मतलब यही है कि संविधान सभा ने सबसे अंत में प्रस्तावना को शामिल किया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? तो दोस्तों हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दोस्तों हमारे संविधान सभा की जो बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और दोस्तों 13 दिसंबर को ही इस उद्देश्य प्रस्ताव को भारत के पहले प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों आगे चल कर के हमारी प्रस्तावना का एक आधार बना था। तो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और ये भी याद रखना आप कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों सत्य कथन है। प्रस्तावना कनाडा के संविधान पर आधारित है, यह असत्य है दोस्तों, यह असत्य कथन है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह भी सत्य कथन है दोस्तों। तो इस तरह से केवल एक और तीन कथन जो हैं यह सत्य हैं। दूसरा कथन दोस्तों असत्य है, क्योंकि हमारा जो प्रस्तावना है वह किसी देश के संविधान पर नहीं आधारित है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारा जो प्रस्तावना है वह आधारित है। विश्व का पहला देश जिसने संविधान को में प्रस्तावना को अपनाया था वह था अमेरिका। और हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बारे में भी दोस्तों आगे चल के मैं आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी दूंगा। प्रस्तावना में कितनी बार अभी तक संशोधन किए गए हैं? दोस्तों अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। दोस्तों हमारे संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। संविधान में किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिद्धांत दिया था जिसे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों मूल संरचना का सिद्धांत। और मूल संरचना का सिद्धांत यह है दोस्तों कि भारत की जो संसद है वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। किसको? संविधान की मूल संरचना को
नहीं बदल सकती है और यह मूल संरचना क्या होगी, यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा। तो इस तरह से भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। संसद को ही संविधान में संशोधन का अधिकार है। राज्य की विधानसभाएं संविधान में संशोधन नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो दोस्तों यह क्लियर हो गया कि एक ही बार संविधान संशोधन हुआ, किसमें, प्रस्तावना में। कब, 42वें संविधान संशोधन कब, 1976 में। इस समय दोस्तों आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आपातकाल के दौरान उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया था और इस संशोधन के द्वारा संविधान के बहुत सारे भागों को संशोधित किया गया था, परिवर्तित किया गया था। तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना को संशोधित किया गया था और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। जब मैंने पहले प्रस्तावना पढ़ा था तो दोस्तों आपने देखा होगा इन तीनों ही शब्दों का उसमें उल्लेख है। तो इन तीनों ही शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, मैंने पहले ही आपको बताया। और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या आपातकाल के दौरान में लाया गया था। तो दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, जो तीन शब्द हैं, यह हमारे संविधान में नहीं थे। इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यहीं से प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो बाद में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है, यह भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पर। अगला प्रश्न है प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है। दोस्तों जब मैंने प्रस्तावना पढ़ा था तो उसमें देखा था आपने कि पहली ही लाइन में लिखा है हम भारत के लोग। तो दोस्तों भारत के लोग ही संविधान के अधिकार स्रोत हैं। संविधान के अधिकार स्रोत कौन है, भारत के लोग। तो यह भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी शब्द नहीं है, इसकी जगह पर समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। मूलतः संविधान में समाजवादी शब्द भी नहीं था। दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसी वजह से प्रतिवर्ष हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों संविधान, जो हमारा भारत का संविधान है, वह लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। और संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। प्रारूप समिति के सदस्यों के द्वारा लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था और लगभग 64 लाख रुपए का खर्च भी आया था दोस्तों भारत के संविधान के निर्माण में। उसके पश्चात 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान सभा ने अंगीकृत कर लिया था। कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको यूपीएससी में जो आप रिटन पेपर होगा, जो मेंस होगा, उसमें आपको लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। संविधान की प्रस्तावना के 4 मूलभूत तत्व हैं। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। हमारे संविधान की प्रस्तावना ही कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है।
भारत की प्रकृति कैसी है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है भारत की प्रकृति कैसी है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य राज्य व्यवस्था वाला देश है। यह भारत की प्रकृति है। और संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? भारत के लोग। संविधान के उद्देश्य क्या है? संविधान के उद्देश्य हैं दोस्तों न्याय। किस प्रकार की न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता किसकी? अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और समता। समता दोस्तों बंधुत्व। यह संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि है। तो संविधान की प्रस्तावना के जो 4 मूलभूत तत्व हैं इनको आप याद रखिएगा। यह संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं। भारत की प्रकृति भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य हैं प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, समता का अधिकार हो और बंधुत्व हो। यह संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949। यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्स में कई बार इसको पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक संप्रभु देश है, सत्य कथन है दोस्तों। भारत संयुक्त राष्ट्र का डोमिनियन है, असत्य कथन है। भारत अपने सभी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, यह भी सत्य कथन है। तो दोस्तों कथन 1 और 3 सही है, दूसरा कथन असत्य है। इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। संप्रभु, आपने देखा भारत के संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द लिखा हुआ है। भारत की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु सॉवरेन कंट्री है। संप्रभुता का अर्थ यह होता है दोस्तों कि भारत अपने आंतरिक मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है। भारत अपने बाहरी मामलों के लिए निस्तारण के लिए भी स्वतंत्र है। भारत किसी देश या संगठन का डोमिनियन नहीं है। भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। मोटे तौर पे आप याद रखिए, सॉवरेन कंट्री वो होती है दोस्तों जो अपने सभी आंतरिक और बाह्य मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र होती है। वह किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं होती है, किसी अन्य देश या फिर अन्य संगठन पर। तो उस कंट्री को संप्रभु कंट्री कहा जाता है और इसी का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में है कि भारत एक संप्रभु देश है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया? दोस्तों लोकतांत्रिक जो शब्द था वह मूलतः संविधान में था। गणतांत्रिक शब्द भी मूलतः संविधान में था। प्रजातांत्रिक इसका उल्लेख ही नहीं है। और दोस्तों जो समाजवादी शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। पहले मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन में कि 3 शब्द समाजवादी और उसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द है दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रभुत्व। यह 3 शब्द आप याद रखिए। अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक साम्यवादी समाजवाद, इसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहते हैं। साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होता है, निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल होता है। इसको साम्यवादी समाजवाद कहते हैं, जैसे कि रूस का समाजवाद और चीन का समाजवाद। यह साम्यवादी समाजवाद वाले देश हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद जो भारत के द्वारा अपनाया गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद भारत ने अपनाया है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। और दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों आपस में मिलकर भारत की उन्नति यानी किसी देश की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको साम्यवादी समाजवाद, उसमें सभी जो आर्थिक साधन होते हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, उसमें कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश होता है और उसमें निजी
इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ मौजूद रहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य यह होता है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त किया जाए। लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर साम्यवादी समाजवाद, इन दोनों के बारे में आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वह कब जोड़ा गया था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मैं बार बार रिपीट तौर पे इनको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, उसके साथ समाजवादी और अखंडता शब्द, 3 शब्दों को आप याद रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है और उसके अनुसार भारत के संविधान में 4 अनुच्छेद हैं जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। उनमें से अनुच्छेद 25, और दोस्तों यह जो धार्मिक स्वतंत्रता है यह भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और प्रत्येक जो अनुच्छेद है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 25 यह कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को भारत में वह किस प्रकार से किसी भी धर्म का आचरण करने के लिए, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी तंत्र मना नहीं कर सकता है कि आपको ऐसे पूजा करना है। पूजा पद्धति अपनाने का प्रत्येक व्यक्ति को अपना अधिकार है। अनुच्छेद 26 यह कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य को स्वतः प्रबंधन कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति या किसी संस्था या फिर सरकारी तंत्र के द्वारा किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यह धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 यह कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। दोस्तों, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। उसके अलावा किसी भी निजी विद्यालय में अगर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो या ना हो, उसकी स्वतंत्रता है। इसी को धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने या ना होने से स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कहा गया है। तो भारत के संविधान में यह मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? मौलिक अधिकार है, जिसका संविधान की प्रस्तावना में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत के राज्य प्रमुख के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का राज्य प्रमुख राष्ट्रपति है, यह दोस्तों कथन सत्य है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह भी सत्य है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यह भी सत्य है। क्यों? राष्ट्रपति को जनता सीधे नहीं चुनती है। दोस्तों, सबसे पहले वाले कथन का आपको मैं विस्तार रूप से बता देता हूँ। भारत का संवैधानिक राज्य प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। सरकार का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। दोस्तों, कई बार एग्जाम से पूछा गया है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष का, लेकिन भारत में वही 5 वर्ष का है। और भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 से ज़्यादा कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अब तीसरा कथन है राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव है जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और कैसे चुने जाते हैं? दोस्तों, आपने संसद में लोकसभा और राज्यसभा को सुना होगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो हमारे 28 राज्य हैं और दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभाएं हैं, इनके जो सदस्य हैं वो भी निर्वाचित सदस्य, वह मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो आप याद रखिएगा, संसद में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जो पौंडीचेरी है उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो नामिनेट सदस्य हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक राजशाही, दूसरी है गणतांत्रिक।
राजशाही व्यवस्था में राज्य का जो प्रमुख होता है उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में देखा होगा आपने, जो राज्य के प्रमुख हैं वह हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। लेकिन गणतांत्रिक जो राज्य होते हैं उनमें राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आते हैं, जैसे कि अमेरिका और भारत का जो राज्य प्रमुख है कौन है? राष्ट्रपति। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, तो अपने यहाँ पे कैसे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, एक निश्चित समय यानी कि 5 साल के लिए चुनकर आते हैं। तो यह लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो राजशाही और गणतांत्रिक व्यवस्था वाले जो राज्य हैं उनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों यह जानकारी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो हमने पढ़ा था तो उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इन तीनों ही प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। यानी कि भारत की जो सरकार है वह भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही प्रकार के न्याय का प्रावधान करेगा। किसी भी व्यक्ति को इनसे विमुख नहीं किया जा सकता है। इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। सामाजिक न्याय का मतलब यह होता है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव समान व्यवहार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार नहीं होगा कि वह इस जाति का है या फिर इस धर्म का है या फिर महिला है या पुरुष है, इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। इसी को सामाजिक न्याय कहा जाता है। आर्थिक न्याय यह होता है दोस्तों कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब है, अमीर है, उसके साथ उसकी अमीरी और गरीबी को देख करके उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा। संपदा और आय की असमानता को दूर किया जाएगा। यह भारत की सरकार के लिए एक निर्देश स्वरूप है कि भारत की जो सरकार है वह प्रत्येक व्यक्ति की जो आय की असमानता है उसको दूर करेगा। इसका मतलब यह है कि धन की जो एक ही जगह पे धन इकट्ठा होता है उसको रोकना, यानी कि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति अमीर होता जा रहा है, दूसरा व्यक्ति गरीब होता जा रहा है। तो आय की असमानता को भी दूर करना हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। राजनीतिक न्याय होता है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे और विशेषाधिकारों की समाप्ति। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के शब्दों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से कौन से शब्द प्रेरित हैं? दोस्तों फ्रांस की क्रांति से हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, किस प्रकार की? विचार और अभिव्यक्ति की, समता और बंधुत्व, इन तीनों को ही हमने फ्रांस की क्रांति से, इन तीनों ही शब्दों को फ्रांस की क्रांति से लिया है। दोस्तों स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। संविधान में अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना इन सब की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। समानता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, बिना किसी भेदभाव हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। यह समानता या फिर समता का अर्थ है। दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनको हमने डिटेल्स में अध्ययन किया है। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी या फिर पॉलिटी जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और प्रस्तावना और ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या आरएएस या फिर अन्य किसी राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम आप दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसके पहले हमने भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित और भारत की संविधान की विशेषताओं से संबंधित 2 वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके उनको देख सकते हैं। यूपीएससी के लिए स्पेशल सीरीज हमने चालू कर रखी है जो यूपीएससी प्री 2025 के पहले हम आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी का अध्ययन करा देंगे। और फ्रेंड्स अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।